नमस्कार। आज हम विद्या निवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है की व्याख्या देखते हैं। जैसा कि बीए फाइनल वर्ष के बच्चों ने लगातार कहा कि हमें निबंध की व्याख्या समझाओ, समझ में नहीं आ रही, तो इसके अपन जो सह प्रसंग व्याख्या आज इसमें देखेंगे। जैसे आपके एग्जाम में आता है गद्यांश आता है, तो उसको आपको किस प्रकार संदर्भ लिखना है, किस प्रकार आपको प्रश्न लिखना है, इसका अपना आज अध्ययन करेंगे। यह है विद्या निवास मिश्र कृत मेरे राम के मुकुट भीग रहा है का अध्ययन एवं विवेचन। आपकी परीक्षा में यदि देखो ऐसा कोई गद्यांश आता है कि ये कोई इसका ना गद्यांश आता है और पूछता है कि आपको निम्नलिखित में से किसी की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मान लो आपके एग्जाम में गद्यांश आ गया, इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। इसकी वैसे तो व्याख्या मैंने आपको विस्तार से कक्षा में बता रखी है, लेकिन यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको इसको किस प्रकार करना है ये बताते हैं। वो गद्यांश यदि आपके एग्जाम में आता है तो उसके अपने को सबसे पहले व्याख्या के लिए लिखना है, ऊपर ही ऊपर अपने को संकेत लिखना है। संकेत में आपको सबको पता है, पिछली बार भी बहुत बार बताया है और अब की बार भी आपको मैडम ने बहुत बार बताया है। संदर्भ में मैंने आपको बताया था रचना और रचनाकार का परिचय। तो देखो सबसे पहले रचनाकार का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सुप्रसिद्ध निबंधकार डॉक्टर विद्या निवास मिश्र के ललित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है शीर्षक निबंध से लिया गया है। एक ही लाइन है, देखो ये है ना, यहाँ मैंने बढ़ाने वाले नहीं लिखा है, आपको लिखना है बढ़ाने वाले सुप्रसिद्ध निबंधकार। ठीक है, आगे देखो। अब ये तो देखो केवल रचनाकार का परिचय है। ठीक है, रचना क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। रचनाकार कौन है? विद्या निवास मिश्र है। कौन सी परंपरा के है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा के कवि है। ठीक है, रचनाकार का परिचय हो गया। अब रचना का परिचय देखो आगे। रचना का परिचय है, इस निबंध का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को समझाना है कि उनको लेकर पिछली पीढ़ी कितना संवेदनशील है और हर स्थिति में उनके मंगल की कामना करती है। ये पूरे निबंध का सारांश है। ठीक है, पूरे निबंध का, यानी मैंने आपको व्याख्या के बारे में बताया था कि व्याख्या में अपने को संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ में रचना और रचनाकार की विशेषता, यानी रचना की भी विशेषता और रचनाकार की भी विशेषता केवल एक एक पंक्ति में लिखनी है। तो अपने रचनाकार की जो है लिख लिया। अब रचना की विशेषता यानी जो निबंध है उसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान पीढ़ी को समझाना रहा है कि उनको लेकर पिछली पीढ़ी कितना संवेदनशील है और हर स्थिति में उनके मंगल की कामना करती है। गद्यांश में इन पंक्तियों में लेखक की मनोव्यथा का निरूपण हुआ है। ये आपको संदर्भ लिखना है। आगे प्रसंग देखते हैं। जैसा कि आपको लग रहा है कि मैडम ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, या आपका बड़ा नहीं होगा। आप बीए फाइनल के जो विद्यार्थी हो तो आपके लिए काफ़ी बड़ा नहीं होगा। प्रसंग आएगा, लेखक के घर आई मेहमान लड़की कृष्णा जब देर रात तक संगीत के कार्यक्रम से घर नहीं लौटी, तब उसके लेखक उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि वह किसी संकट में तो नहीं घिर गई। लेखक बरामदे में कुर्सी पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता है। प्रतीक्षा की स्थिति में उसके मन में नाना प्रकार के भाव उमड़ते घुमड़ रहते हैं। इसी क्रम में उसे अपनी दादी नानी द्वारा गाए जाने वाले गीत मोरे राम के भीजे मुकुटवा का स्मरण हो आता है। अपने कक्षा में अच्छी तरह से समझ लिया था इसको।
फिर उसे स्मरण आता है कि उसके घर से बाहर रहने पर वे इस गीत को कितने विह्वलता के साथ गाया करती थी और लेखक के घर लौटने पर कहती कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। उस समय लेखक उनके दर्द को नहीं समझ पाता था, किंतु आज जब वह अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा कर रहा है तब उसे उनके दर्द का भावन होता है। दर्द का भावना नहीं होता, दर्द का भावन होता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या आपको किस प्रकार लिखनी है। व्याख्या देखो। व्याख्या, बच्चों के आने की प्रतीक्षा करते हुए रात के जब 12 बज जाते हैं और संगीत के कार्यक्रम में उसके स्वजन घर नहीं लौटते हैं, तब लेखक के मस्तिष्क में दादी नानी का वह दर्द उभर आता है जिसकी भावना वे उसके घर के बाहर रहने पर किया करती थी। यानी आज लेखक को जो दर्द उभर रहा है कि उसके बच्चे, जो मेहमान लड़की है, उसके साथ में बाहर गए हुए हैं। यद्यपि कोई संकट अगर उनके ऊपर आता है तो वह झेलने में समर्थ है, लेकिन फिर भी जो है लेखक उसके संकट की संभावना मात्र से जो है दुखी होता है, व्यथित होता है। उस व्यथा का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। उनकी पीड़ा का अनुभव कर लेखक व्यथित हो उठता है। अब यहाँ किन की पीड़ा? जब वह लेखक स्वयं इस नवयुवक अवस्था में था और जब दादी नानी जब वो बाहर रहते थे तो उनके दर्द को दादी नानी अनुभव करती थी, वह अनुभव आज लेखक कर रहा है। उनकी पीड़ा का अनुभव कर लेखक व्यथित हो उठता है। किन की पीड़ा का? दादी नानी की पीड़ा का, कि किस प्रकार मेरी दादी मेरे लिए व्यथित होती थी जो है, और किस प्रकार मेरी नानी मेरे लिए पीड़ा सहती थी कि मेरा जो है मुझसे कितनी दूर है, क्या क्या कष्ट वह सह रहा होगा। और लेखक सोचने लगता है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता को नहीं समझ पाती। ठीक है, जो क्या लेखक ने खुद ने सोचा था? नहीं सोचा था। खुद ने देखो, स्वयं लेखक ने ये उदाहरण दिया है कि जब दादी और नानी मेरे लिए ये गीत गाती थी तब मैं उस गीत की मधुरता को ही समझ पाता था, लेकिन इस गीत के पीछे जो दर्द छुपा हुआ था वह मैं कभी भी नहीं समझ पाया। तो यही कहना चाह रहा है। देखो, दो पीढ़ियों का जो है विचारधारा है यहाँ पर। उनकी पीड़ा का अनुभव कर लेखक व्यथित हो उठता है और लेखक सोचने लगता है कि आने वाली पीढ़ी, अब लेखक के समय स्वयं लेखक था आने वाली पीढ़ी, और आज ने लेखक के जो पुत्र और उन मेहमान लड़की, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता को नहीं समझ पाती कि वह अपने संतान को लेकर कितना संवेदनशील होती है। उनकी संभावित आसन्न संकट की कल्पना मात्र से हर क्षण भयभीत रहती है। अब देखो, यहाँ देखो, उनके संभावित यानी हो सकता है कि उनके ऊपर संकट आ सकता है। आसन्न यानी आ सकता है कि संकट, वैसे तो आसन्न शब्द का समीप होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उनके संभावित आसन्न संकट की कल्पना मात्र से, केवल कल्पना करके वह हर क्षण हर पल वह डरती रहती है। को दादी नानी अर्थात पिछली पीढ़ी, यहाँ पर लेखक ने पिछली पीढ़ी के लिए कह रहा है कि जो पिछली पीढ़ी है नई पीढ़ी के लिए, या जो उस पीढ़ी के संकट की कल्पना मात्र करके वह हर पल भयभीत रहता है, डरता रहता है और भय की पीड़ा में व्यथित रहता है और हर स्थिति में उनके मंगल की कामना करती रहती है। यह विश्वास नहीं कर पाती कि अब उसके बच्चे बड़े हो गए होकर समर्थ हो गए हैं। यद्यपि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, समर्थ हैं कि कैसा ही संकट आए बच्चे उस संकट का सामना कर लेगा, लेकिन एक भय, एक पीड़ा जो पिछली पीढ़ी के मन में है, वे व्यथा उनके मन में रहती है और अपना भला पूरा समझने लगते हैं। अपनी रक्षा करने में स्वयं सक्षम है। कौन? नई पीढ़ी अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ठीक है, पिछली पीढ़ी की इस ममता को न समझ पाने का कारण है कि अगली पीढ़ी को अभी इस पथ से गुजरना नहीं पड़ा। बहुत अच्छी बात कही है, देखो विद्यानिवास मिश्र ने, कि अब पिछली पीढ़ी की ममता को न समझ पाने का कारण क्या है कि उन्होंने खुद ने अनुभव नहीं किया ना इस बात को। कौन सी बात को? जो पिछली पीढ़ी ने जो व्यथा है, पीड़ा है, नई पीढ़ी को आसन्न संकट की, संभावित संकट की, ये पीड़ा है ना, नई पीढ़ी ने को इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ा और यही वजह है कि वो इसको नहीं समझ पाते और पिछली जो पीढ़ी है वो उनकी व्यथा में व्यथित रहती है।
अगली पीढ़ी को अभी इस पथ से गुजरना नहीं पड़ा है। जब उन्हें इस पथ से गुजरना पड़ेगा तो भी वे इस दर्द को उसी तरह समझ जाएंगे जिस तरह इस दर्द को लेकर ढलती रात में समझ पाया है। ये इसकी व्याख्या हो गई है। आपको इस प्रकार की व्याख्या कर देनी है। विशेष में लिखना है, देखो लेखक ने गद्यांश में पीढ़ीगत सोच के अंतर को स्पष्ट किया है। भाषा सरल एवं परिष्कृत है। शैली सरस विचारात्मक एवं आत्मानुभूति से आविष्ट है। गद्यांश में लेखक का चिंतक रूप उभरा है। ये विशेष हो गया। और विशेष में देखो आप ये जो ये लिखोगे विशेष, तो इसमें आप इनका भाषा शैली लिख सकते हो। यहाँ पर भाषा शैली और दूसरा जो है निबंध का एक शिल्प विन्यास होता है कि निबंध जो लिखा है उसने किस प्रकार लिखा है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आपकी जो परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आ सके। निबंध में भी, निबंध जो है नाटक है, इनमें आपको व्याख्या करने में फिर दिक्कत ना आए। जैसे कि आपके निबंध व्याख्या में नंबर फिक्स होते हैं, 15 नंबर की आपकी एक व्याख्या आएगी इसमें निबंधों में से, तो इसके पॉइंट टू पॉइंट आपको नंबर मिलने चाहिए। जैसे 1 पॉइंट आपने लगा दिया निबंध का शिल्प विन्यास, और 1 पॉइंट आपने लगा दिया ये भाषा शैली का लगा दिया। विशेष में आपने 2 पॉइंट बना दिए, एक भाषा शैली और एक निबंध का शिल्प विन्यास। और जो अपने पीछे देखा प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, ठीक है। इस प्रकार आपके जो पॉइंट टू पॉइंट है ना, आपको एग्जाम में नंबर मिलने चाहिए। विशेष में ही दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपको निबंध का शिल्प विन्यास। शिल्प विन्यास में पहला पॉइंट आपको लिखना है, विषय को बातचीत के सामान्य ढंग से उठाकर आत्मीयता बनाते हैं। देखो बातचीत के सामान्य ढंग से ही उन्होंने बात उठाई है कि किस प्रकार वो ना बैठे थे वहाँ पर, अपना पूरा इस एक पंक्ति के माध्यम से पूरा निबंध है ना अपने दिमाग में ऐसा कैसा चलना चाहिए अपन ने पढ़ा था वो, ठीक है ना। ये निबंध नहीं, अपने को कहानी के तौर पर अपने को इसको ग्रहण करना है। जैसे अब कहानी के तौर पर क्यों, ऐसे जो निबंध की शैली है वो उनकी आत्मीयता प्रधान शैली है। तो सामान्य ढंग से बातचीत में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। कौन सी बहुत बड़ी बात, कि पिछली पीढ़ी की जो व्यथा है, पीड़ा है, वो नई पीढ़ी नहीं समझ पाती है। उसको सामान्य ढंग से एक व्याख्यान के तरीके से नहीं, सामान्य ढंग से अपने को समझाया है और आत्मीयता के साथ में, ठीक है। विषय को बातचीत के सामान्य ढंग से उठाकर आत्मीयता बनाते हैं। दूसरा विषय हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, निबंध शैली का मुख्य आकर्षण है उसकी काव्यमयता है। अब काव्यमयता क्या, देखो इनकी जो निबंध में, वैसे तो देखो निबंध में काव्य शब्द आते ही कविता आ जाएगा, पद्यांश आ जाएगा, गद्यांश नहीं। लेकिन इसको पढ़ते समय एक मधुरता का आभास होता है। तो मधुरता अपने को पद्य में ही होती है, ये काव्य की विशेषता है। तो इस निबंध को भी पढ़ने पर, जैसे जहाँ आत्मीयता है, आत्मीयता कब अपने स्थापित होती है, जब मधुरता होती है, ठीक है। तो मधुरता का एहसास जहाँ होता है वहाँ पर काव्यमयता की जो विशेषताएं झलकने लगती है। तो इनके निबंधों में भी जो है काव्यमयता झलकती है, किनके, विद्यानिवास मिश्र के। अब इसको अपन विस्तृत रूप से, जब मैं इस वीडियो के आगे एक और व्याख्या के बाद में इनको निबंध भी बताऊंगी आपको, सारे निबंधों के 2-2 क्वेश्चन आपके वीडियो में बना दूंगी, तो उसमें आप काव्यमयता, निबंध में काव्यमयता शैली कैसे है वो मैं समझा दूंगी। उनकी मन स्थिति से संवेदनात्मकता का बोध होता है। जैसा कि विद्यानिवास मिश्र की मन की स्थिति कैसी थी, अब वो संवेदनात्मक थे। संवेदना उनकी जो है अपने को बोध है नहीं, पता चलती है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। वो अपने बच्चों के प्रति चिंतित थे, कहाँ से कहाँ तक वो सोच लेते हैं, है ना। तो ये संवेदना एक तरह से उभरती है अपने सामने। यह मिश्र जी के लोकानुराग का परिचय मिलता है। अब आप कहोगे मैडम लोकानुराग क्या हुआ, जैसे कि अपने पूरे निबंध को, यद्यपि इस गद्यांश में तो पूरा निबंध नहीं आया है, लेकिन अपने प्रसंग में लिखा था कि किस प्रकार वो है ना, मेहमान की लड़की है ना, वो आती है चली जाती है, और फिर उनको राम, कौशल्या, कई विचार उनके दिमाग में, कहानियाँ वो आती है। तो वो लोक ही तो है, लोक संस्कृति ही तो है अपनी, ठीक है ना। भगवान राम की जो कहानी थी, कौशल्या किस प्रकार है ना अपने पुत्र को लेकर भयभीत होती है, व्यथित होती है, उनको पीड़ा होती है। तो लोग इसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि मिश्र जी को लोक अनुराग का परिचय मिलता है, ठीक है। इसका अपन और भी विस्तृत विश्लेषण जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन में देखो इसमें गद्यांश तो एक सीमित है,
गद्यांश की तो व्याख्या करवाई है, तो सीमित गद्यांश आया है तो इसका जो है विस्तृत रूप से आपको समझ में नहीं आया होगा। जब अपन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे या फिर कक्षा में अपन है ना पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो उसको आपको अभी मैं बता दूंगी, ठीक है।